कीर्ति गढ़वाल, जहां पर उत्तराखंड के सीएम क्या कुछ कह रहे हैं। में से प्रत्येक वर्ष 920 विश्व स्तरीय एथलीट और 1000 खिलाड़ी उच्च स्तर का प्रशिक्षण प्राप्त कर पाएंगे। मैं चाहता हूं कि थौलधार क्षेत्र के युवा भी इन अकादमियों से जुड़कर अपनी प्रतिभा को निखारें और प्रदेश व देश का नाम रोशन करने में अपना योगदान दें। भाइयों बहनों, मैं भली भांति जानता हूं कि इस क्षेत्र के लोगों ने हमारे राज्य के विकास और देवभूमि के वैभव को पुनः स्थापित करने के लिए बहुत बड़ा त्याग किया है। इसलिए मैं आप सभी को आश्वस्त करता हूं कि थौलधार क्षेत्र के सर्वांगीण विकास, यहाँ की सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण और संवर्धन के लिए हमारी सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध होकर काम करेगी। इस क्षेत्र में जो प्रमुख धार्मिक, ऐतिहासिक धार्मिक स्थलों को पर्यटन सर्किट से जोड़कर विकास और रोजगार के नए अवसर सृजित करने की दिशा में हम निरंतर प्रयासरत हैं। हमारी सरकार द्वारा नई टेहरी एवं उसके आसपास के क्षेत्रों के समग्र विकास को सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न परियोजनाओं पर काम किया जा रहा है। हम लगभग 1300 करोड़ की लागत से टेहरी झील एवं आसपास के क्षेत्रों में विशेष पर्यटक क्षेत्र विकसित करने की दिशा में काम कर रहे हैं। इसके साथ ही टेहरी झील में एडवेंचर एक्टिविटीज को प्रोत्साहित कर स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने के उद्देश्य से झील के चारों ओर रिंग रोड का निर्माण भी किया जा रहा है। हम टेहरी झील को विश्व के मानचित्र पर लाने के उद्देश्य से यहाँ पर कैकिंग, कनोइंग, पैराग्लाइडिंग जैसी खेलों की बड़ी बड़ी प्रतियोगिताएं आयोजित कर रहे हैं। आप सबको देखा होगा, राष्ट्रीय खेलों के भी आयोजन हुए, स्पोर्ट्स की गतिविधियां भी हुई। अभी नवंबर माह में ही वहां पर एक बड़े राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिता आयोजित हुई थी। इतना ही नहीं, 38 राष्ट्रीय खेलों में भी कई आयोजन टेहरी झील में किए गए। हमने टेहरी में के तिवाड़ गांव को पर्यटन ग्राम घोषित करके उसे एक पर्यटन डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने का भी काम किया है। और मुझे खुशी है कि अभी 2 दिन पहले एक टीवी चैनल के बड़े मशहूर पत्रकार थे, तो मैंने उनसे पूछा कि आप कहां से आ रहे हैं, तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं टेहरी के तिवाड़ गांव में रात में रुक के आ रहा हूं, वहां पर होम स्टे के क्षेत्र में इतना अच्छा काम किया जा रहा है। तो ऐसे इस प्रकार से ये क्षेत्र हमारे आज पर्यटन के रूप में उभर कर सामने आ रहे हैं। भाइयों बहनों, एक जनपद 2 उत्पाद योजनाओं, हाउस ऑफ हिमालयाज ब्रांड हो, जिसमें हमारी बहनों के द्वारा जिनका पहला स्टॉल लगा हुआ है, वहां पर मैंने उनके स्टॉल में जाकर सारे देखे। यहाँ की राजमा भी था, दाल भी थी, और प्रकार के हमारे कई प्रकार के झंगोरा भी था, लेकिन मुझे लाल चावल नहीं दिखाई दिए उसमें। तो मैंने उनसे पूछा भी कि लाल चावल क्यों नहीं लगाया आपने, तो मुझे लगता है कि कहीं नीचे दबा होगा, ऐसा नहीं कि नहीं था उसमें। लेकिन आज हमारे इन उत्पादों की मांग पूरे देश और दुनिया के अंदर बढ़ रही है, और इसके माध्यम से आज हमारी स्वयं सहायता समूह, हमारे स्थानीय उत्पाद, हमारे ये जो मोटा अनाज जिसको बोलते थे, उसकी मांग आज पूरे दुनिया के अंदर बढ़ रही है। होम स्टे योजना आज हमारे लिए एक बहुत बड़ा समृद्धि का कारण बनने वाली है। लखपति दीदी योजना, स्टेट मिलेट मिशन, सौर स्वरोजगार योजना, हमारे तोमर जी यहाँ बैठे हैं, इन्होंने बिजली का बड़ा शानदार काम किया है। मैं खुद उनके उस प्रोजेक्ट को वहां देखने गया था। इन सभी योजनाओं के माध्यम से हमारे स्थानीय जो नागरिक हैं, उनको रोजगार के नए नए अवसर आज उपलब्ध हो रहे हैं। फिल्म शूटिंग के लिए भी हमारा राज्य पूरे देश के अंदर सबसे पसंदीदा फिल्म डेस्टिनेशन के रूप में भी उभरा है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री जी ने जो मेड इन उत्तराखंड की अपील पूरे देशवासियों से की है, अब उत्तराखंड में वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में भी एक पहचान बन रही है। लोग अपने बच्चों के मंगल कार्यों के लिए, विवाह इत्यादि के लिए उत्तराखंड को अपनी पहली प्राथमिकताओं में रख रहे हैं और अपने बच्चों के मंगल कार्य यहाँ कर रहे हैं। हमारी सरकार द्वारा पर्वतीय क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए पर्यटन के क्षेत्र में, आयुष के क्षेत्र में, वेलनेस, आईटी और सौर ऊर्जा जैसे सेक्टरों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। और यही कारण है कि हमारे राज्य ने अनेक चुनौतियों का सामना करते हुए भी आज अनेक क्षेत्रों में अनेक उपलब्धियां हासिल की है, जिसकी गूंज आज पूरे देश में सुनाई पड़ती है। हमारे उत्तराखंड के जो प्रवासी भाई बहन हैं, जो कई वर्षों पहले उनके माता पिता, उनके पैतृक स्थान यहाँ थे, लेकिन वो किसी न किसी कारण से आज देश और दुनिया में रहते हैं, वो भी गौरवान्वित हो रहे हैं कि हमारा राज्य उत्तराखंड आज हिंदुस्तान के प्रमुख राज्यों में शामिल हो गया है, तेजी से आगे बढ़ने वाले राज्यों की सूची में शामिल हो गया है।
और अभी अभी हाल ही में पलायन निवारण आयोग की सर्वे रिपोर्ट में रिवर्स पलायन, जो लोग वापस अपने गांवों को लौट कर आ रहे हैं, उसमें 44% की उल्लेखनीय बढ़ोतरी दर्ज की गई है। साथ ही हमने किसानों की आय बढ़ाने में भी देश में पहला स्थान प्राप्त किया है। इसके साथ ही युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने पर भी, उसके रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने में भी हम देश के अग्रणी राज्यों के रूप में उभर कर सामने आए हैं। इतना ही नहीं, नीति आयोग भारत सरकार की जारी रिपोर्ट में 2023-24 के सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में भी हमको उत्तराखंड को राज्य देश के अंदर उस इंडेक्स में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। भाइयों बहनों, बहुत सारे क्षेत्रों में हमने बहुत अच्छा काम किया है। भाइयों बहनों, जहां हम विकास को आगे बढ़ा रहे हैं, उसके साथ साथ देवभूमि का जो सांस्कृतिक मूल्य है, यहाँ की जो डेमोग्राफी है, उसको भी हम संरक्षित करने के लिए संकल्पित होकर काम कर रहे हैं। हमने जहां एक और प्रदेश में दंगा नियंत्रण का कानून बनाया है, वहीं हमने धर्मांतरण रोकने के लिए धर्मांतरण रोधी कानून बनाया है। तो इसके साथ साथ लव जिहाद, लैंड जिहाद और थूक जिहाद जैसी मुल्लावादी मानसिकताओं के खिलाफ भी कार्रवाई हमने सुनिश्चित की है। भाइयों बहनों, हमने राज्य में सख्त भू कानून लागू किया है ताकि भू माफियाओं से उत्तराखंड की जमीनों को बचाया जा सके, हमारे लोगों को सुरक्षित रखा जा सके। इसके अलावा हमने राज्य में ऑपरेशन कालनेमी चलाकर ऐसे सनातन धर्म को बदनाम करने वाले, लोगों की धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाले, या जो भी लोग धर्म के मार्ग पर जाते हैं उनके मार्ग में बाधा उत्पन्न करने वाले, छद्म वेश धारण करके अपना नाम बदलकर अपनी पहचान छुपाकर लोगों को ठगने का काम करते थे, भरमाने का काम करते थे, ऐसे जिहादियों को भी पकड़ने का काम किया है। और वो जहां से आए हैं उनको वहीं भेजने का काम हम कर रहे हैं। भाइयों बहनों, उनको वापस वहीं भेज रहे हैं जहां से आए हैं। और यही लैंड जिहाद पर कार्रवाई करते हुए हमने 10,000 एकड़ से अधिक जमीन इन लैंड जिहादियों से मुक्त कराई है। इसके साथ ही 250 से अधिक अवैध रूप से चलने वाले मदरसों को सील करने के साथ ही 600 के करीब अवैध संरचनाओं को भी हटाने का काम भी हमारी सरकार ने किया है। यही नहीं, हमने प्रदेश में अभी नया कानून लाकर मदरसा बोर्ड को समाप्त करने का भी निर्णय लिया है और इसके परिणाम अगले 1 वर्ष के अंदर दिखाई देंगे। 1 जुलाई 2026 के बाद राज्य के अंदर कोई भी मदरसा जो राज्य सरकार के द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम को नहीं पढ़ाया जाएगा, ऐसे मदरसों में ताला लगा दिया जाएगा। इतना ही नहीं, हमने राज्य में समान नागरिक संहिता का कानून लागू करके रहने वाले सभी नागरिकों के लिए, भाइयों बहनों, मैं चुनाव से पहले आप सबके बीच में आया था, भाई प्रीतम सिंह जी के लिए आप सबसे निवेदन करने के लिए, और तब हमने कहा था कि उत्तराखंड देवभूमि है, यहां प्रत्येक परिवार से कोई सेना में है, कोई अर्धसैनिक बलों में है, और ये प्रदेश गंगा का प्रदेश है, यमुना का प्रदेश है, 4 धामों का प्रदेश है, आदि कैलाश का प्रदेश है। ये हमारा प्रदेश 2 अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगा हुआ प्रदेश है। इस प्रदेश में रहने वाला चाहे कोई किसी वर्ग का होगा, किसी पंथ का होगा, किसी समुदाय का होगा, सबके लिए हम एक समान कानून लागू करेंगे। भाइयों बहनों, हमने प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अपने उत्तराखंड की देवतुल्य जनता को वचन दिया था, ये वचन हमने निभाया है। आज उत्तराखंड हिंदुस्तान का पहला ऐसा राज्य बन गया है जहां रहने वाले सभी लोगों के लिए एक समान कानून लागू हो गया है। वहीं हमने युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों पर अंकुश लगाने के लिए सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया, जिसके परिणाम स्वरूप आज अभी तक प्रदेश में 27,000 युवाओं को सरकारी नौकरी प्राप्त करने में सफलता प्राप्त हुई है। और बीते 4.5 वर्षों में जितनी नौकरियां हमारे भाई बहनों को मिली है, प्रदेश के नौजवानों को मिली है, वो राज्य गठन के पश्चात अगर सभी कालखंड को जोड़ दिया जाए तो इन 4.5 वर्षों में ये 2 गुना से भी अधिक है। भाइयों बहनों, इसी कानून के लागू होने के बाद हमने 2022 से लेकर अब तक 100 से अधिक नकल माफियाओं को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम किया है। इसके साथ ही हम राज्य में भ्रष्टाचार को जड़ से समाप्त करने के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत काम कर रहे हैं।
हमने राज्य में छोटी मछलियों को ही नहीं बल्कि भ्रष्टाचारी मगरमच्छों को भी पकड़कर सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम किया है। पहले एक धारणा बन गई थी कि भ्रष्टाचार करने पर छोटे छोटे कर्मचारियों पर कार्रवाई होती है, बड़ी मछलियां पकड़ में नहीं आती है या उन पर कोई हाथ नहीं डालता है। भाइयों बहनों, हमने इस धारणा को बदलने की शुरुआत कर दी है। अब छोटी मछलियां नहीं, बड़ी मछलियां नहीं, अगर मगरमच्छ भी होंगे, अगर गलत काम करेंगे, भ्रष्टाचार करेंगे, तो किसी कीमत पर वो छोड़े नहीं जाएंगे, चाहे किसी भी स्तर पर किसी भी वर्ग में नौकरी करते हो। हमने जहां एक और IAS, IFS, PCS स्तर के अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की है, वहीं पिछले 4 वर्षों में भ्रष्टाचार में लिप्त 200 से अधिक लोगों को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम किया है। भाइयों बहनों, हमारी सरकार द्वारा लिए गए इन ऐतिहासिक फैसलों के कारण आज कांग्रेस पार्टी और विपक्षी दलों में जबरदस्त बौखलाहट दिखाई दे रही है। इसलिए विपक्ष के लोग हमारे खिलाफ तरह तरह के षड्यंत्र कर रहे हैं और हमारी संस्कृति और परंपराओं को दूषित और बदनाम करने का काम कर रहे हैं। कभी उन्हें हम UCC का कानून लागू करते हैं तो उससे परेशानी होती है, कभी हम धर्मांतरण रोधी कानून लागू करते हैं तो उससे परेशानी होती है, और हम दंगा रोकने का कानून लाते हैं तो विपक्ष के हमारे साथियों को दंगा रोधी कानून में भी खराबी नजर आती है। भाइयों बहनों, जब हम दंगे करने वालों की राजनीति को बंद करना चाहते हैं, हमने कहा कि जो भी दंगा करेगा प्रदेश के अंदर, उससे होने वाले नुकसान, जो संपत्ति का नुकसान होगा, उसकी एक एक पाई की भरपाई उसी दंगा करने वाले से हम सुनिश्चित करेंगे। इसमें भी हमारे कांग्रेसी मित्रों को परेशानी होती है। भाइयों बहनों, यहां तक कि उन्हें अपने वोट बैंक के चक्कर में हम कहते हैं जिहाद ए जबरदस्ती चलने वाला किसी ऐसी चीज के लिए संघर्ष करना जो नियम सम्मत नहीं है, विधि सम्मत नहीं है, उसके लिए जब वो काम करते हैं, लेकिन उनको ये जिहाद शब्द भी अच्छा लगता है क्योंकि कांग्रेस के लोग जिहाद को सही ठहराते हैं। भाइयों बहनों, जब हम इसके खिलाफ की बात करते हैं, हम कहते हैं लैंड जिहाद नहीं चलेगा, प्रदेश में लव जिहाद नहीं चलेगा, हम अपनी बहन बेटियों के भविष्य को खराब नहीं होने देंगे, उनके जीवन को हम अंधकार में नहीं जाने देंगे, हम प्रदेश में गंदगी नहीं होने देंगे, तो उसमें भी उनको परेशानी होती है। सनातन संस्कृति के बढ़ते सम्मान के कारण आज कांग्रेस के नेतृत्व में देश के सभी अर्बन नक्सल गैंग एकजुट हो गए हैं और हर मुद्दे पर विरोध करते हैं। एक इकोसिस्टम उन्होंने बना दिया है। भाइयों बहनों, चारों तरफ टूल किट सक्रिय कर दिए हैं और कोई भी काम हम करते हैं उसकी खिलाफत शुरू कर देते हैं, विकास के मार्ग को रोकने का काम करते हैं, अवरोध पैदा करने का काम करते हैं। इन्हें किसी से कोई मतलब नहीं है, उनका एजेंडा फिक्स है कि सनातन धर्म को बदनाम करना है, गाली करना है। इनके बड़े बड़े नेता कहते हैं सनातन धर्म क्या है, ये मच्छर है, मलेरिया है, ये वायरल फीवर है, ये डेंगू है, इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। कल ही मैंने एक वीडियो देखा जिसमें इस गैंग के एक सदस्य ब्राह्मणवाद और मनुवाद से आजादी आजादी के नारे लगा रही थी। भाइयों बहनों, शायद आप लोगों ने भी देखा होगा। यह इनकी इस प्रकार की विभाजनकारी मानसिकता है। इसलिए आप लोगों को बताना चाहता हूं कि विभाजनकारी ताकतें हमारी सरकार का विरोध नहीं कर रही हैं। इनका असली मकसद है सनातन धर्म को नुकसान पहुंचाना है। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, आपका ये भाई, आपका ये बेटा किसी भी कीमत पर देवभूमि की विरासत और उसकी पवित्रता के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होने देगा, कोई समझौता हम नहीं करेंगे। भाइयों बहनों, कुछ लोगों ने, आपने देखा, हमारी बेटी, हमारी बहन अंकिता भंडारी के नाम पर भी ये राजनीति करने से नहीं चूके। ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। भाइयों बहनों, जिनकी जमीन गायब हो चुकी है, पैरों के नीचे जमीन नहीं है, लेकिन ऐसे भावनात्मक मुद्दों को आगे लाकर लोगों को बरगलाने का काम किया, लोगों को आपस में बांटने का काम किया। लेकिन मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं, हमारी सरकार शुरू से अंकिता भंडारी के परिवार के साथ खड़ी थी, खड़ी है और खड़ी रहेगी। हमने तत्काल पहले दिन से, जैसे ही हमको पता चला, SIT का हमने गठन किया। SIT के एक महिला IPS के लीडरशिप में SIT बनाई और आज वो महिला अधिकारी हमारी आज भारत सरकार में CBI में ही काम कर रही है, पी रेणुका देवी। और उन्होंने बड़ी रिपोर्ट, लगभग 2-2.5 साल काम करने के बाद, सारे एक एक व्यक्ति से पूछताछ करने के बाद उन्होंने रिपोर्ट न्यायालय में लगाई गई और उस रिपोर्ट के आधार पर
जो एसआईटी ने जांच करी, एसआईटी ने पूरी दस्तावेज जुटाए, उसके आधार पर तीनों आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। भाइयों बहनों, अब उनके माता पिता मेरे पास आए। जब सब लोगों ने जन भावनाएं मैंने देखी, मैंने कहा लेकिन इसमें सबसे बड़ी प्राथमिकता हम किसी को देंगे तो उनके माता पिता को देंगे, क्योंकि जिन्होंने अपनी बेटी को खोया है। मैंने उनके माता पिता से बात की और बात करने के बाद माता पिता ने कहा कि हमको सीबीआई जांच चाहते हैं। हमने उनकी भावनाओं का सम्मान किया और सीबीआई करने की संस्तुति दे दी है। भाइयों बहनों, मैं और मेरी सरकार हमेशा अंकिता को न्याय दिलाने के लिए उनके साथ मजबूती से खड़ी थी और आगे भी खड़ी रहेगी। भाइयों बहनों, हमारी सरकार देवभूमि उत्तराखंड की संस्कृति, सम्मान और अस्मिता की रक्षा के लिए पूरी तरह से संकल्पित होकर कार्य कर रही है। मुझे पूरा विश्वास है आप सभी मेरे थौलदार क्षेत्र के परिवारजन हमारी सरकार को इसी प्रकार अपना आशीर्वाद देते रहेंगे, अपना समर्थन देते रहेंगे, सहयोग प्रदान करते रहेंगे और हम सभी मिलकर देवभूमि उत्तराखंड को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने के अपने विकल्प रहित संकल्प को अवश्य पूरा करेंगे। अभी यहाँ पर यहाँ के हमारे लोकप्रिय विधायक भाई प्रीतम सिंह जी ने ज्ञापन के बारे में कहा है और वो जब भी मुझे मिलते हैं, हालांकि बहुत ज्यादा समय नहीं लेते, लेकिन कम समय में ही वो अपने क्षेत्र की बातों को बहुत शालीनता पूर्वक रखते हैं और मेरा भी प्रयास रहता है कि मैं किसी भी कीमत पर अपने पूरे ये थौलदार क्षेत्र हो, धनौल्टी क्षेत्र हो, आसपास का क्षेत्र हो, जिस क्षेत्र की जो भी मांगे हैं उन क्षेत्रों को मैं पूरा करूं। अभी भंडारी जी ने यहाँ ज्ञापन पढ़ा है, उसको हम लोग बिल्कुल उसका परीक्षण करवा लेंगे और हमारा प्रयास होगा वो सारी की सारी चीजें धरातल पर उतरे। और एक चीज और, इस क्षेत्र को पिछड़ा क्षेत्र घोषित करने के लिए, केंद्रीय सूची में इसको सम्मिलित करने के लिए हमने भारत सरकार को आप सबकी मांग के अनुरूप, संजय नेगी जी चूंकि संजोग से ये ओबीसी आयोग के अध्यक्ष भी हैं और इस क्षेत्र के ही हैं, ये सब जानते हैं, इन्होंने इस पर पूरा काम किया है और मेरे से भी इन्होंने बात करी। मैंने कहा कि नहीं, तत्काल हम इसको संस्तुति करते हैं, भारत सरकार के स्तर पर उस पर निर्णय लिया जाना है। हमारा प्रयास होगा कि वो केंद्रीय सूची में यहाँ का क्षेत्र पिछड़े क्षेत्र की सूची में घोषित हो जाए, ये भी हमारा प्रयास रहेगा। इसके साथ ही ये गैर खुदाई वाली सांवली मोटर मार्ग का जो शेष भाग का निर्माण है और मठियाली झूला पुल है, ये 3 किलोमीटर सड़क का निर्माण है। कटखेत कोड़ू में अतिरिक्त जो स्वास्थ्य केंद्र है और ग्राम सभा नकोट जुआ सुलियाधार में सब स्टेशन का निर्माण समेत जितने भी एक काम आए, इन सभी को परीक्षण करवा के घोषणाओं में शामिल किया जाएगा। मैं एक बार फिर से आप सभी को आज प्रथम थौलदार सांस्कृतिक खेल एवं महोत्सव की शुभकामनाएं देते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। भगवान नागराजा को प्रणाम करता हूं कि आपके जीवन में हर प्रकार से खुशियां लाए, आपको समृद्ध बनाए, हमारे बच्चों